भाऊ मोठा विजय आहे तुमचा, काय सांगणार? देवेंद्र फडणवीस यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आज. सन 2014 पासून माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस ज्यांनी तक्रार केली होती त्यांचे साक्षी पुरावे झाले, आमच्यातर्फे साक्षी पुरावे झाले, दोन्ही बाजूंचं म्हणणं माननीय कोर्टाने ऐकलं आणि आज माननीय कोर्टाने निसंदिग्ध शब्दामध्ये अनअम्बिग्युअस टर्म्समध्ये श्री देवेंद्र फडणवीस केलेली आहे. या सगळ्या प्रकरणामध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडनं पहिल्या दिवशीपासून त्यांची मजबूतपणे बाजू मांडली. वरिष्ठ अधिवक्ता ॲडव्होकेट श्री सुबोध धर्माधिकारी साहेब, वरिष्ठ अधिवक्ता ॲडव्होकेट श्री सुनील मनोहर, सगळ्या बाजूंचा विचार करून सगळ्या बाबी विचारात घेऊन माननीय फडणवीस साहेब यांना निर्दोष मुक्त केलेला आहे. काय निरीक्षण नोंदवलेले आहे? निरीक्षण माननीय कोर्टाने हे नोंदवलं की 125A लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्याकरता ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी असतात त्या महत्त्वाच्या गोष्टी या प्रकरणात सिद्ध झालेल्या नाहीत. याच्याबद्दल डिटेल ऑब्झर्वेशन कोर्टाचे जे आहेत ते माझे मित्र देवेंद्र चव्हाण आपल्याला सांगतील. हिंदी में बताइए. माननीय खाली करा रे. अरे सर बोलताय, थांबा खाली करा ना. सन 2014 से माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इन पर ये बार बार आरोप लगता रहा कि उन्होंने 2 केसेस की जानकारी छुपाई. ये विषय को लेके उन पे केस दाखल हुई थी. उस केस में जिन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट दाखिल किया था उनके साक्षी पुरावे हुए, देवेंद्र जी के तरफ से उनके साक्षी पुरावे हुए और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद आज माननीय ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्रमांक 5 नागपुर इन्होंने श्री वकिलाच्या नजर चुकीनं हे 2 गुन्हे लपवून आणले. हिंदी में निरीक्षण बताइए. हिंदी में ऑब्जर्वेशन खाली करा ना. ऑब्जर्वेशन इस केस में पहले इनसे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब इनके तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट श्री सुबोध धर्माधिकारी सर, एडवोकेट श्री मनोहर सर, मेरे मित्र देवेंद्र चौहान, नितिन तेलगोटे, प्रफुल्ल मोगावकर, रितेश कालरा, ये सब लोग उनके तरफ से कोर्ट में माननीय कोर्ट में पेश होते थे और आज माननीय कोर्ट ने इस केस का निकाल देते हुए देवेंद्र जी को दोषमुक्त किया है. जो ऑब्जर्वेशंस है वो मेरे मित्र श्री देवेंद्र चौहान आपको बताएंगे. ये जो क्या फैसला आया, कैसे देखते हैं इस फैसले? सर, हमारे लिए बहुत ही स्वागतार्ह फैसला है ये. हम सब लोग इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है, पूरी तरह खुश है. सर आगे देखिए सर. इस फैसले के कारण हम पूरी तरह संतुष्ट है, पूरी तरह खुश है. आज जो ये फैसला आया है जेएमएफसी कोर्ट का, निर्दोष मुक्त किया गया है देवेंद्र फडणवीस जी को, कैसे देखते हैं इस फैसले को? और ये फैसला देते वक्त जैसे क्या कोर्ट में क्या ऑब्जर्वेशन आपके? देखिए, ये जो फैसला था ये पूरा 125A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके ऊपर में आधारित था. उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ छुपाते हो तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है इसलिए आपने वो चीज़ को छुपाई है. ये अगर एविडेंस नहीं है तो आपको 125A के अंदर में गुनहगार नहीं माना जा सकता. अब ये एविडेंस लाने के लिए उनके पास में ऐसा कोई भी गवाह नहीं था या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो 2 केसेस इन्होंने छुपाई ये जानबूझ के छुपाई क्योंकि उनको मालूम था कि ये केसेस अगर ये दिखाते तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते थे. तो कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि इसके अंदर का बेसिक जो इंटेंट है, बेंसरिया बोलते हैं उसको, उसमें अगर इंटेंट ही नहीं था तो 125A लागू ही नहीं होता है. ये पहला था. वो लोगों ने यहाँ तक नहीं रोका. उन्होंने बाद में ये भी आरोप लगाया कि इनके जो वकील हैं ये वकीलों ने कोर्ट की परजुरी की है क्योंकि इन्होंने अलग अलग डिफेंस लिया. मेरे ऊपर, डब्ल्यू जी के ऊपर में, यहाँ तक के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने ये जो डिफेंस लिया ये झूठा डिफेंस लिया, इनके खिलाफ परजुरी मानी जाए. इसमें भी कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि डिफेंस लेने के हमने जो हाईकोर्ट के जजमेंट्स दिखाए थे उसको देखते हुए कि डिफेंस लेने के 3 मौके होते हैं.
वो 3 मौकों में से आखिरी मौका हमको मिलता है जब ट्रायल चालू होता है। ट्रायल लेते समय जो हमने डिफेंस लिया गया वही डिफेंस मान्य किया गया, इसलिए हमने कोई परजुरी की या जानबूझ के कोई चीज की, ये चीज मानना गलत रहेगा और इसके आधार पर फिर कोर्ट ने उनको बरी किया। इस मामले में आपकी ओर से भी हलफनामा दिया गया था जिसमें ये माना था गलती से ये हुआ है। देखिए, हमने हलफनामा जो दिया वो ये दिया गया था कि भैया हमारा छुपाने का कोई उद्देश्य नहीं था। 22 केसेस जो ज्यादा गंभीर रूप के थे, अगर वो दिखा सकते थे तो ये 2 केसेस छुपाने का क्या कारण था? एविडेंस उनको लाना चाहिए था कि ये 2 केस अगर ये दिखाते तो ये इलेक्शन पक्का हार जाते, लेकिन वो वैसा था ही नहीं कभी। इसलिए वो हलफनामा हमारे को जरूरी था बताना कि साहब हमारा उद्देश्य ही नहीं था। उसका काउंटर एविडेंस उन्होंने कुछ भी नहीं लाया। मराठीत सांगा. जवान साहेब मराठीत सांगा. ज्या पद्धतीनं 2 गुन्हे लपवण्याचा आरोप केला होता, नजर चुकीनं हे गुन्हे लपवण्यात आले असं काही सिद्ध झालं का? कोर्टानं यामध्ये काय निरीक्षण नोंदवली, संपूर्ण केस सांगा. हे बघा, मी हे सांगितलं तुम्हाला की 125A जे आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट, याच्या खाली रिक्वायरमेंट अशी आहे की तुम्ही जे काही इन्फॉर्मेशन देता एफिडेव्हिट मध्ये ती तुम्हाला जर का तुम्ही लपवली आहे तर ती मुद्दामून लपवली पाहिजे, असा एव्हिडन्स पाहिजे. जेव्हापर्यंत असा एव्हिडन्स कोर्टापुढे येत नाही 125A हे लागू होत नाही, हे आमचा डिफेन्स आहे. आणि हे सिद्ध करण्याकरता त्यांच्याकडनं असा कुठलाही पुरावा आणला नाही गेला की ज्यामुळे असं सिद्ध होईल की हे जर का 2 गुन्हे यांनी आणले असते पुढे तर हे नक्की हारले असते, म्हणून यांनी हा गुन्हा लपवला आहे, असं त्यांनी कुठेही आणलं नाही. हेच नव्हे तर त्यांनी वकिलांविरुद्ध सुद्धा आरोप केले की वकिलांनी कोर्टाची परजुरी केली आहे, कारण कोर्टापुढे यांनी जो डिफेन्स घेतला तो आधी डिफेन्स घेतला नव्हता, म्हणून हा खोटा डिफेन्स मुद्दामून घेतलाय. याच्यात कोर्टाचं असं म्हणणं आहे की डिफेन्स घेण्याची संधी आरोपीला 3 स्टेजमध्ये भेटते, तसे जजमेंट्स आहेत कोर्टाचे. आणि पहिल्यांदा आम्हाला संधी मिळाली डिफेन्स घेण्याकरता जी ट्रायल चालू झाली त्याच्यामध्ये, आणि आम्ही जो डिफेन्स घेतला ते कोर्टाने मान्य केलं, म्हणून वकिलांविरुद्ध म्हणजे माझ्या विरुद्ध डबले साहेब आणि धर्माधिकारी साहेब यांच्या विरुद्ध परजुरी मेकआउट होत नाही, म्हणून परजुरीचा इन्क्वायरी त्यांनी रद्द केला आणि अशामुळे त्यांनी ते केस त्यांची डिसमिस केली.